टॉपिक था इन्वेंटरी मैनेजमेंट और इन्वेंटरी मैनेजमेंट में क्वेश्चन अपन पहले किया था। आज अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका। ये लगभग 2005 में आपके पास राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। तो आर दिया हुआ है क्वेश्चन में 7260। इसका परचेज कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 750 है, 750 पर यूनिट। ऑर्डरिंग क्वेश्चन भी आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 62.5 है। कैरिंग कॉस्ट ना वो हमेशा परचेज कॉस्ट का कैलकुलेट होता है। ये क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है तो 750 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75। अब आपको दिया सेफ्टी स्टॉक वो 1 मंथ के बराबर है, 1 मंथ कंजप्शन के बराबर है। तो सबसे पहले अपन सेफ्टी स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे। तो सेफ्टी स्टॉक 1 महीने के बराबर है। आपको एनुअल कंजप्शन दिया हुआ है आर, तो आर था वो था आपका 7260, ये 12 महीने का था 7260। आपको निकालना 1 मंथ का, तो अपन क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। 1 महीने का कितना आ जाएगा लगभग आपके पास आ जाएगा 605, मतलब 600 यूनिट्स आपको क्या रखनी पड़ेगी सेफ्टी स्टॉक में रखनी पड़ेगी। ये सेफ्टी स्टॉक आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये सबसे पहले कैलकुलेशन आपके पास थी। जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो आर, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और सेफ्टी स्टॉक। अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसने पूछा है आप लोगों को मिनिमम स्टॉक लेवल। तो कैसे निकलता है मिनिमम स्टॉक लेवल? मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल के दो फॉर्मूला होते हैं। पहला फॉर्मूला मिनिमम स्टॉक लेवल का वो होता है आरएल माइनस आरएल हो गया नॉर्मल कंजप्शन मल्टीप्लाई नॉर्मल री ऑर्डर पीरियड। लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि आरओएल क्वेश्चन में नहीं है, नॉर्मल कंजप्शन भी क्वेश्चन में नहीं है और नॉर्मल री ऑर्डर पीरियड भी क्वेश्चन में नहीं है। यहाँ सेकंड फॉर्मूला काम करेगा, वो रहेगा सेफ्टी स्टॉक। तो मिनिमम स्टॉक इसके बराबर होता है सेफ्टी स्टॉक के बराबर होता है। मिनिमम स्टॉक बराबर सेफ्टी स्टॉक। क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ और सेफ्टी स्टॉक कितना था 605 था, तो मिनिमम स्टॉक हो जाएगा 605। ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब अपन सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है वो है ईओक्यू। कैलकुलेट करना है ईओक्यू। ईओक्यू कैसा आएगा? फॉर्मूला आपके पास होता है ईओक्यू का 2RO/C का अंडररूट। 2RO/C का अंडररूट रहेगा 2 का 2 रहेगा। आर क्वेश्चन में दिया हुआ है 7260। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्वेश्चन में दी हुई है, वो भी आपके पास 62.5 है। और कैरिंग कॉस्ट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है लगभग 75। कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग इसे। 2 3 करो कैलकुलेट। हो गया? चलो बता दीजिए। ये आपके पास आएगा 110। लगभग आपके पास 110 ईओक्यू आपका कैलकुलेट हो गया। तो पहले था मिनिमम स्टॉक, दूसरा हुआ ईओक्यू, तीसरा फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो थर्ड है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के भी दो फॉर्मूला होते हैं। पहले होता है ईओक्यू प्लस आरओएल। ईओक्यू में आरओएल ऐड कर दीजिएगा माइनस मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मिनिमम आरओसी। तो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है ईओक्यू प्लस आरओएल माइनस मिनिमम कंजप्शन आएगा मिनिमम री ऑर्डर पीरियड। ये फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि क्वेश्चन में ईओक्यू था लेकिन आरओएल नहीं है, और मिनिमम कंजप्शन और मिनिमम री ऑर्डर पीरियड भी नहीं है। यहाँ सेकंड फॉर्मूला होगा वो होगा ईओक्यू
प्लस सेफ्टी स्ट्रोक। ईओक्यू में क्या जोड़ना होगा? सेफ्टी स्ट्रोक जोड़ना होगा। ईओक्यू भी है, सेफ्टी स्ट्रोक भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ईओक्यू क्वेश्चन में था वो था 1 आपके पास 0 110 प्लस सेफ्टी स्ट्रोक था वो था 605। तो ये हो गया आपके पास 715। तो ये आपके पास हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रोक लेवल। पहला मिनिमम स्ट्रोक, दूसरा ईओक्यू, तीसरा मैक्सिमम स्ट्रोक लेवल। अब मैक्सिमम स्ट्रोक लेवल भी आ गया, मिनिमम भी आ गया। मैक्सिमम और मिनिमम को जब ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एवरेज स्ट्रोक। तो आगे वाला पॉइंट नंबर है आपके पास 4, उसमें पूछा गया है एवरेज स्ट्रोक कैलकुलेट करिए। एवरेज स्ट्रोक, एवरेज स्ट्रोक कैसे आएगा? मैक्सिमम स्ट्रोक प्लस मिनिमम स्ट्रोक, दोनों को ऐड करना है। मैक्सिमम प्लस मिनिमम। मैक्सिमम कितना था? क्वेश्चन में आप लोगों को दिया था 715। ये लिख देंगे हम 715। मिनिमम भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, मिनिमम स्ट्रोक बराबर था 605। ये लिख दिया आपने 605। दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग आ जाएगा 660, 660 आपके पास। तो ये एवरेज स्ट्रोक भी हो जाएगा। पहले मिनिमम, ईओक्यू, मैक्सिमम और एवरेज स्ट्रोक। अब आप लोगों को कैलकुलेट करना होता है, वो कभी कभी क्वेश्चन में 5 नंबर कौन पूछता है, या तो कैरिंग कॉस्ट का पूछता है या ऑर्डरिंग कॉस्ट का या परचेज कॉस्ट का। तो क्वेश्चन में अपन पहले कैरिंग कॉस्ट याद करते हैं या ऑर्डरिंग कॉस्ट या परचेज कॉस्ट, उनका ध्यान में रखना है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये टोटल में होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, वो आपको मैंने लिखवाया था, वो लिखवाया था R अपॉन EOQ मल्टीप्लाई O। R भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, EOQ भी कैलकुलेशन है और O भी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। R का मतलब होता है एनुअल कंजप्शन। एनुअल कंजप्शन क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा। तो एनुअल कंजप्शन हमने लिख दिया 7260। ईओक्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ईओक्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? जब अपन ने कैलकुलेट किया था तो 1 आपके पास 0 ईओक्यू था, तो ईओक्यू से डिवाइड कर दिया हमने 110। ईओक्यू था मल्टीप्लाई O, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था? 62.5। 62.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यह आ जाएगा लगभग आपके पास 4125, 4125 रहेगा। कैलकुलेशन करते रहिए, कोई अमाउंट में प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा आपके पास, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पूरा हो गया। अगला 6 नंबर जो पॉइंट होता है, अगर क्वेश्चन में ऑर्डरिंग हो गया अब कैरिंग कॉस्ट पूछेगा, तो कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मतलब टोटल कैरिंग कॉस्ट। पहले टोटल कैरिंग कॉस्ट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। टोटल कैरिंग कॉस्ट के 2 फॉर्मूला होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है EOQ अपॉन 2 मल्टीप्लाई C। EOQ को 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे C से। ये फॉर्मूला तब तक काम करेगा जब क्वेश्चन में सेफ्टी स्ट्रोक नहीं हो। अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्ट्रोक होता तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि इससे आप निकालोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि सेफ्टी स्ट्रोक का भी तो कैरिंग करनी है, तो कैरिंग कॉस्ट सेफ्टी स्ट्रोक की भी लगेगी। तो नया फॉर्मूला हो जाएगा, वो रहेगा EOQ अपॉन 2 प्लस होगा सेफ्टी स्ट्रोक और मल्टीप्लाई होगी कैरिंग कॉस्ट। EOQ को डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस करेंगे सेफ्टी स्ट्रोक, मल्टीप्लाई होगा कैरिंग कॉस्ट से। ये भी काम करता है फॉर्मूला अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्ट्रोक नहीं हो, तो ज्यादा नहीं अंतर है, इसमें केवल सेफ्टी स्ट्रोक यहाँ ऐड हो जाता है पहले। तो EOQ कितना था? 110 आपके पास था, 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस सेफ्टी स्ट्रोक था वो 605 था। EOQ ये था 110 क्वेश्चन में दिया हुआ था, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, और सेफ्टी स्ट्रोक क्वेश्चन कितना था? 605, ये था 605। अब आपको कैरिंग कॉस्ट देखनी है। कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में भी ये रही 75।
कि चेतन अपन ने कैलकुलेट कर दिया, तो पहले अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये था 55, 2 से डिवाइड किया तो 55 आ गया था, ये आ गया 605, और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 75 से, तो ये लगभग आपके पास कितना आ जाएगा 49500। ये है 49500। 500 आपके पास आएगा 49,500 हो गया पूरा। ये कैलकुलेशन आपके लिए रहेगी, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सेफ्टी स्टॉक 1 मंथ का था, आर आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था। आर का मतलब होता है पूरे 12 महीने की कैलकुलेशन है, आपको 1 महीने का कैलकुलेट करना है, तो 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा 605। अब आपको मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है। याद रखना मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए 2 फॉर्मूला होते हैं, लेकिन पहला फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ काम करेगा सेफ्टी स्टॉक वाला। तो मिनिमम स्टॉक इसके बराबर होता है सेफ्टी स्टॉक है, तो सेफ्टी स्टॉक तो क्वेश्चन में हमने निकाला था 605, तो 605 भी मिनिमम स्टॉक हो गया। तो सेफ्टी स्टॉक और मिनिमम स्टॉक 6 हो गए। EOQ to R upon C, 2 का 2 रहा, R क्वेश्चन में दिया हुआ था, एनुअल कंजम्पशन 12 महीने की सूचना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्वेश्चन में दी हुई थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमने लिखी। कैरिंग कॉस्ट भी क्वेश्चन में दी हुई थी, कैरिंग कॉस्ट भी लिख दिया, ये आ गया 110। अब आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना था। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के भी 2 फॉर्मूलाज होते हैं, EOQ और ROL, दोनों को ऐड कर देते हैं। मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम आरओपी, मिनिमम आरओपी वाला सूत्र यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ होगा EOQ प्लस सेफ्टी स्टॉक, केवल EOQ में सेफ्टी स्टॉक जोड़ देंगे, तो ये रहेगा 110, इसमें आपने 605 जोड़ा, तो ये आ गया 700, आपके पास 50, ये कैलकुलेशन रहेगी। अब आपको निकालना है एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक में क्या रहेगा, मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़ देंगे, एवरेज स्टॉक आ जाएगा। एवरेज स्टॉक कैसे आया, मैक्सिमम प्लस मिनिमम 2 से डिवाइड किया, मिनिमम और मैक्सिमम क्वेश्चन में दिए हुए हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे 660 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है, R अपॉन EOQ, और से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये R क्वेश्चन में था, ये भी क्वेश्चन में था, ये कैलकुलेशन आप लोगों के लिए कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला EOQ अपॉन 2 मल्टीप्लाई C होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दिया तो EOQ अपॉन 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा, मल्टीप्लाई C रहेगा, ऐड में सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा। अब देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया, कैरिंग कॉस्ट आ गया, अभी आप लोगों को परचेज कॉस्ट निकालनी है, परचेज कॉस्ट भी हम कैलकुलेट करेंगे, पहले आप लोग उसको लिख लीजिएगा, फिर मैं आगे कैलकुलेट करता हूँ। तो अब अपन ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हो गया, कैरिंग कॉस्ट भी हो गया, अब आपको परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है। परचेज कॉस्ट कैसे आएगा, इसका भी मैंने फॉर्मूला दिया था आप लोगों को, नंबर ऑफ यूनिट्स। परचेज कॉस्ट का मतलब होता है जो परचेज आप कर रहे हैं, तो जितने यूनिट्स परचेज करेंगे वो मल्टीप्लाई रेट पर यूनिट, 1 यूनिट पर कितना लगा वो भी आपको कैलकुलेशन करना है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी, आपको दी थी R 7260, और रेट पर यूनिट ये भी आप लोगों को दिया, परचेज पर यूनिट ये भी आपके पास रह जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करो आपके पास आ जाएगा 54 45,000 आपके पास आ जाएगा, मतलब लगभग 54,45,000 आपके पास आ जाएगा, ये कैलकुलेशन आ जाएगा। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, इन तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। तो अब आपके पास फॉर्मूला रहेगा टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट बराबर, टोटल कॉस्ट कैसे आता है, पहले परचेज कॉस्ट होती है, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, फिर कैरिंग कॉस्ट होता है, ये तीनों कैलकुलेशन आपने की है। सबसे पहले परचेज कॉस्ट लिखेंगे, तो ये था 54,45,000, क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट किया था, ये आपके पास आ गया था, प्लस इसमें हम ऐड कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था, इतना 49,500, तो 49,500 भी हमने जोड़ दिया था इसमें। तो पहले था परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट तो नंबर ऑफ यूनिट से निकल गया ना, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई रेट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स क्वेश्चन में दिया हुआ था, रेट भी दिया हुआ था, ये तो 54,45,000 था, यहाँ लिख दिया हमने 54,45,000। अब आपको आई ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमने लिख दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया आपके पास। तो कैलकुलेशन में ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दिया
हुआ था आर अपॉन ईओक्यू, और ये कैलकुलेशन आपके पास था, और ये कैरिंग कॉस्ट, तो मैंने पहले कैरिंग कॉस्ट लिख दी, तो ये कैरिंग कॉस्ट आपके पास हो गई। अब आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट बतानी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है, ये रहा ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो तीनों को हम जोड़ देते हैं। कैलकुलेशन फॉर्मूला ध्यान देखिएगा, 54,98,625, ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, यहाँ ध्यान में रखिएगा ये कैरिंग कॉस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपके पास फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला के हिसाब से पहले कैरिंग कॉस्ट था, यहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और ये कैलकुलेशन आपकी पूरी हुई। तो ये क्वेश्चन था आप लोगों का, लिख लीजिए। हो गया सबका? देखो परचेज कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई रेट पर यूनिट से ये हो गया था, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये था और कैरिंग कॉस्ट ये था। यहाँ ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैंने कैरिंग कॉस्ट पहले लिखा था, ऑर्डरिंग कॉस्ट बाद में लिखा था, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी कैलकुलेट करें, आंसर आएगा ये। अब देखो आप लोग जब टोटल यूनिट्स परचेज करेंगे ना, तो परचेज कॉस्ट तो ये लग गई, और ये कैरिंग कॉस्ट लग गई, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट लग गई, तो टोटल कॉस्ट ये आई। लेकिन क्वेश्चन में ना बी पॉइंट में जब अपन करेंगे, तो बी पॉइंट में आपके पास इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो कह रहा है कि अगर आप ना 500 यूनिट एक साथ मंगवाते हो ना, तो ईओक्यू चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ तो ईओक्यू था, वो था कैलकुलेशन में ये 110, लेकिन वो कह रहा है आप 500 यूनिट्स मंगाओ एक बार, एक ऑफर दो उसमें 500 यूनिट मंगाओ। जब क्वेश्चन में आपके पास ऑफर देगा ना, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि पहले तो ईओक्यू चेंज करेगा। ईओक्यू वो चीज होती है जो आप मंगा रहे हो, तो आप पहले कितनी मंगा रहे थे? 110 मंगवा रहे थे, अब कह रहे हैं 500 मंगवाओ एक बार में। अगर आप एक बार में 500 मंगाएंगे तो मतलब ईओक्यू चेंज हो जाएगा, तो क्वेश्चन में ईओक्यू चेंज कर रहा है, तो ईओक्यू चेंज करेगा तो आपको ऑफर देगा। तो ध्यान देना क्या क्या चेंज होता है ईओक्यू में। आपको ऑफर दिया 10% डिस्काउंट का, तो ध्यान देना पहले आपके पास आर लिखता हूं मैं, बताओ आर पहले कितना था? 7,260 था, वो ही रहेगा। क्यों रहेगा वो? क्योंकि आर कभी चेंज नहीं होता, इकाई तो वही मंगानी है, वरना तो कैलकुलेशन पूरी चेंज हो जाएगी। तो आपको 7,260 इकाई मंगानी है। परचेज कॉस्ट था ना, उसमें चेंज होगा। परचेज कॉस्ट था ना, वो पहले 750 था, अब वो क्या कह रहा है कि आप 500 यूनिट्स मंगाओ, हम आपको डिस्काउंट कितना दे देंगे? 10% दे देंगे। अगर वो आपको 10% डिस्काउंट देगा तो आपकी परचेज कॉस्ट 10% कम हो जाएगी, तो 10% कम हो गई, तो पहले थी आपके पास 750 और 10% मतलब 75 रुपए कम हो गए, तो 75 रुपए कम कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 675 रुपए की। अब आपकी परचेज कॉस्ट होगी, वो आएगी 675। तो याद रखना जब ईओक्यू चेंज होगा तो परचेज कॉस्ट चेंज होगी, क्योंकि परचेज कॉस्ट में ऑफर मिलेगा, वरना तो अगर सेम होगा तो क्वेश्चन में आपको पता ऑफर लेना ही नहीं है। तो परचेज कॉस्ट में कितना चेंज हो गया था? 10% कम हो गई। फिर आपको लिखना है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम टू सेम रह गया 62.5, ये भी सेम का सेम रह गया। लेकिन देखो कैरिंग कॉस्ट था ना, वो 10% था किसका? 750 का, तो यहाँ कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट पहले 750 का था, अब 750 की जगह कितना आ गया? 675। तो 675 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 10% निकालना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा 67.5। ये भी चेंज हो गया। और एक चीज और चेंज हो जाएगी, सेफ्टी स्टॉक चेंज नहीं होगा। सेफ्टी स्टॉक वो कब रहेगा? सेफ्टी स्टॉक में अगर चेंज नहीं किया तो सेफ्टी स्टॉक को चेंज नहीं करना, तो सेफ्टी स्टॉक आपके पास कितना था? 605 था, तो 605 ये भी अपन लिख देंगे, 605 ही रहेगा। अब आपको ईओक्यू लिखना है, तो ईओक्यू में भी चेंज हो गया था, और ईओक्यू अब कितना हो गया था? 500 हो गया था। तो ध्यान देना जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा, पहले ईओक्यू पूछेगा, फिर मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, वो सब पूछेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट पूछने के बाद टोटल कॉस्ट पूछेगा, इसमें फॉर्मूला में चेंज करेगा। ये टोटल कॉस्ट कब आ रही थी? जब आप ईओक्यू कितना मंगा रहे थे? 110 मंगवा रहे थे, एक बार में 110 इकाई आ रही थी आपके पास। अब वो नया ऑफर दे रहा है, नए ऑफर में क्या लिखा है? बोला ईओक्यू कितना मंगा लो? 500, तो ईओक्यू हो गया 500, तो ईओक्यू चेंज हुआ पहला अमाउंट। तो जब भी ऑफर मिलेगा पहले ईओक्यू चेंज होगा, तो ईओक्यू हमने चेंज कर दिया 500। सेफ्टी स्टॉक चेंज नहीं होगा। कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी। कैरिंग कॉस्ट चेंज क्यों हो जाएगी? क्योंकि परचेज कॉस्ट पर ऑफर मिलेगा, तो परचेज कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। परचेज कॉस्ट चेंज हो गई, परचेज कॉस्ट चेंज हुई तो कैरिंग कॉस्ट भी
और ऑर्डरिंग कॉस्ट वही रहेगी, आर वही रहेगा। तो क्वेश्चन में जब भी ऑफर मिले तो तीन चीजें चेंज करनी है। पहला क्या करना है, परचेज कॉस्ट को चेंज कर दो, चेंज हो जाएगी। दूसरा, परचेज कॉस्ट के साथ कैरिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। हाँ, क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि कैरिंग कॉस्ट को चेंज नहीं करना, तब तो नहीं करना, तब तो सेम ही रखना होता है, लेकिन इसमें तो बोला है तो चेंज हो जाएगी साथ में, क्योंकि ये तो परचेज कॉस्ट के साथ ही जाएगी। तो कैरिंग कॉस्ट हो गया और एक हो जाएगा ईओक्यू चेंज। तो ऑफर ये है, पहले ये था, अब ये आपके पास सूचना है। इन सूचनाओं को अपन पुटअप करेंगे और कैलकुलेशन वापस कैलकुलेट करेंगे। तो वापस अपन को ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे परचेज कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट का आपको मैंने फॉर्मूला दे रखा है, आप मान पुटअप करिए, फिर मैं मान बताता हूँ। एक बार टोटल परचेज कॉस्ट मान निकालिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी फॉर्मूला दिया हुआ है, मान पुटअप करिए, कैरिंग कॉस्ट का भी फॉर्मूला दिया हुआ है, मान पुटअप करने की कोशिश करिए। ठीक है, करो कैलकुलेशन, फिर मैं 3 हो गया मान पुटअप। मैं करवा देता हूँ, और पे ध्यान देना और बताना मुझे कैलकुलेशन। बताओ, नंबर ऑफ यूनिट्स सेम था, तो ये हो गया 7260। 7260 अपन लिख देंगे, कैलकुलेशन लिख दिया। रेट पर यूनिट बताइए, रेट पर यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो चेंज हो गया था, वो 675 था। तो 675 लिख दीजिएगा, अपन लिख देंगे आराम से कैलकुलेशन। बोलो, मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 49,005,000। यह आ गया 49,05,000 रुपए, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स था, रेट पर यूनिट भी था, और कैलकुलेट कर दिया हमने। तो ये तो परचेज कॉस्ट हो गया। अब आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट का बताया था मैंने, ऑर्डरिंग कॉस्ट में फॉर्मूला आपको लिखाना है। बताइए, आर क्वेश्चन में नहीं था, 7,260। ईओक्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 500। 500 है ना, तो 500 लिख देंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट बताइए, 62। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये था 62.5, ये भी लिख दिया हमने। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 907। कितना आ जाएगा? 907.5। 907.5 बता रहे हैं बच्चे। तो आपके पास क्या रह जाएगा? 907.5 ये आ गया आपके पास। अब आपको कैरिंग कॉस्ट ज्ञात करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। कैरिंग कॉस्ट में ईओक्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई सी लगता है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ से फिक्स्ड हो गया, इसलिए यही कैलकुलेशन आएगा। तो ईओक्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये सेफ्टी स्टॉक में दिया हुआ है और कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले देखते हैं ईओक्यू। बताइए, ईओक्यू कितना था? 500 था, 500 दिया हुआ था, तो उसे डिवाइड कर दीजिएगा और सेफ्टी स्टॉक जोड़ दीजिएगा 605। तो ये पहले डिवाइड होगा तो ये 250 हो जाएगा, 250 इसमें जोड़ दीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई करना है। सी कितना था? 67.5। तो ये कितना आ जाएगा? 57,712। 57,712.5 आ रहा है आपके पास। कैलकुलेटर आपके पास, अगर कैलकुलेट कर लीजिएगा, अमाउंट में कोई प्रॉब्लम तो बता दीजिए। ये कैरिंग कॉस्ट हो गया था, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया था, ये परचेज कॉस्ट हो गया था। अब आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये था 49,05,000। अब की बार ऑर्डरिंग कॉस्ट का ध्यान रखना, पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख देते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी? ये देखिए 907.5 प्लस कैरिंग कॉस्ट क्या था? 57,712.5। टोटल आप लोगों को करना है 49 लाख। तो क्या आ गया? 59,59,120। 49,120, लगभग 120। ये कैलकुलेशन आपके पास रह जाएगा। तो देखिए आपके पास, ध्यान देना, यहाँ 49,59,000 है। पहले कॉस्ट ज्यादा आ रही थी, अब कॉस्ट कम आ रही है, इसलिए अपन ऑफर को क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि अब 49 लाख है। पहले कैलकुलेशन ज्यादा थी तो अमाउंट ज्यादा था, पहले तो परचेज कॉस्ट ही ज्यादा थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ज्यादा था, कैरिंग कॉस्ट इसमें ज्यादा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरिंग कॉस्ट ज्यादा हुआ लेकिन टोटल कॉस्ट तो कम ही हुआ ना, इसलिए टोटल कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो आप डिफरेंस निकाल लीजिएगा। टोटल कॉस्ट पहले भी कैलकुलेट की, टोटल कॉस्ट ये भी है, इसलिए ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा।
कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों को ऐड कर देता है। किसको? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को। ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इन्वेंटरी कॉस्ट आ जाएगा। इन्वेंटरी कॉस्ट बताओ, इन्वेंटरी कॉस्ट क्या जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को ऐड कर दीजिएगा, इन्वेंटरी कॉस्ट आ जाएगा। एक क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को जोड़कर आप इन्वेंटरी कॉस्ट निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो ये 2005 में क्वेश्चन आया था आपके पास नेल्सन यूनिवर्सिटी में, तो आपके भी आ सकता है। दोबारा चेक कर लीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो वापस डिस्कस